इस फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें अलग अलग समय की टीवी फुटेज दिखाई जाती है जहां इंसानी इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया है। बनावटी दिमाग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स का निर्माण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। इंसानी दुनिया बदलने लगी। अब एआई इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। वो इंसान के लिए हर काम करते थे। समय गुजरता गया, सब बढ़िया जा रहा था। हर दिन इंसान बेहतर हो रहा था, मगर साल 2040 में एक भयानक हादसा हुआ। लॉस एंजलिस में न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया। क्योंकि हथियारों का कंट्रोल भी एआई को दिया गया था, तो इसका मतलब कि ब्लास्ट भी एआई ने किया होगा। लाखों लोग मारे गए। अमेरिकन सरकार ने कानून बदल दिया। वो एआई के खिलाफ हो गए। वेस्ट में एआई पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई और जो एआई बनाए गए थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। मगर एशिया के कुछ देश इस कानून को नहीं मानते, बल्कि उन्होंने एआई का साथ दिया। जापान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ताइवान और इंडिया का कुछ हिस्सा मिलकर एआई की सुरक्षा करने लगे। इन देशों को न्यू एशिया का नाम दिया गया। अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया, मगर साफ शब्दों में ये भी कहा कि हमारी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं बल्कि मशीनों के साथ है। अगर न्यू एशिया में ऐसे एआई बने जो वेस्ट के लिए खतरा हो तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। कुछ साल बाद एक नया इंसान उभर कर सामने आया, मशीनों का मसीहा, जिन्हें वो अपना क्रिएटर यानी निर्माता कहते थे। निर्माता इस युद्ध को खत्म कर सकता था, वो मशीनों को आजादी दिला सकता था, मगर अमेरिका इसके सख्त खिलाफ था। वो निर्माता को खत्म करना चाहते थे ताकि वो बाकी मशीनों को पूरी तरह से मिटा सके। अमेरिकन सरकार ने मशीनों से लड़ने के लिए एक घातक हथियार बनाया था, जिसे बनाने में 10 साल लगे थे। उसे नोमैड कहते थे। ये पृथ्वी के ऑर्बिट में सबसे बड़ा डिफेंस स्पेस स्टेशन था। ये मशीनों को ढूंढ निकालता। इसमें हाई टेक सेंसर लगे थे। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, मगर मशीनों को चुन चुन के मारता था। अब चूंकि एआई को काफी समय हो गया था, तो समय के साथ साथ उनमें जज्बात भी आ गए थे, बिल्कुल इंसानों की तरह। वो भी जीना चाहते थे शांति के साथ, मगर वेस्ट के लिए वो बस प्रोग्राम मशीनें थी और कुछ नहीं। तो फिल्म की कहानी साल 2065 से शुरू होती है। लॉस एंजलिस वाले बम धमाके को 15 साल हो चुके हैं। निर्माता ने कई नए एआई बनाए जो वेस्ट के लिए खतरा समझा जाता। हमें न्यू एशिया का एक टापू दिखाया जाता है। यहाँ हम अपने कहानी के अहम किरदार जोशुआ टायलर से मिलते हैं, जो अपनी पत्नी माया के साथ था। माया प्रेग्नेंट थी और दोनों बहुत खुश थे। उसी रात नोमैड स्पेस स्टेशन वहां पर हमले के लिए पहुंच जाता है। मशीनें जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है। जोशुआ अपनी पत्नी माया को भी वहां से निकालने वाला था। एक अमेरिकन सैनिक इनके हाथ लगा, तो जैसे ही सब लोग भागने की तैयारी में लग गए, जोशुआ उस सैनिक पर गुस्सा करता है कि तुम लोगों को हमला नहीं करना था, तुम जानते नहीं मैं अंडर कवर हूँ। तभी माया जोशुआ की ये बातें सुन लेती है। वो जान गई कि असल में वो एक गद्दार है। जोशुआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग बस निर्माता को ढूंढना चाहते हैं। इसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, मगर माया चूंकि जोशुआ पर बहुत भरोसा करती थी तो उसका दिल टूट जाता है। जोशुआ कहता है कि ये सब सच नहीं, ये मशीनें हैं, इनमें कोई जज्बात नहीं, बस प्रोग्राम किए गए हैं। मैं सच हूँ, हमारा बच्चा सच है। मगर माया जवाब देती है कि नहीं, तुम झूठे हो। वो अपने लोगों के साथ निकल जाती है। अमेरिकन सैनिक पहुंच चुके थे। जोशुआ को वो रोक लेते हैं। जिन नाव में वो लोग भाग रहे थे, कुछ ही मिनट्स में नोमैड उस पर बम बरसाने वाला था। वो विशाल स्पेस स्टेशन हमला करता है और वो सभी नाव डूब जाते हैं, जिसमें यहाँ के लोग बचकर भाग रहे थे। जोशुआ के सामने ही उसकी पत्नी और उसके पेट में पल रहा बच्चा मारे जाते हैं। मगर मशीनों और इंसानों के बीच ये जंग खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तक अमेरिकन को निर्माता और उसका बनाया हुआ हथियार नहीं मिला था। माना जाता है कि वो हथियार नोमैड जैसे विशाल स्पेस स्टेशन को खत्म कर सकता है, और अगर उसे नष्ट कर दिया गया मतलब अमेरिका मशीनों के खिलाफ ये जंग हार जाएगा। कहानी 5 साल आगे आती है। जोशुआ अमेरिका वापस आ चुका था। अब वो लॉस एंजलिस ग्राउंड जीरो में काम करता है। ये वो जगह थी जहां रेडिएशन बहुत ज्यादा था। जोशुआ का एक हाथ और पैर लॉस एंजलिस वाले हादसे में आज से 20 साल पहले कट चुके थे। वो सिंथेटिक हाथ और पैर का इस्तेमाल करता था। 5 साल पहले हुए हादसे को वो भुला नहीं पाया था।
हालांकि वो एक ट्रेन एजेंट था, मगर फिर भी उसे माया से प्यार हो गया था। उसे खोने का गम उसे अंदर से खाए जा रहा था। अब भी वो सरकार के लिए काम करता था। एक दिन उसके पास जनरल एंड्रयू और कर्नल हॉवेल आते हैं उसे एक नया मिशन देने के लिए। मगर अतीत में जो हुआ उसके बाद जोशुआ ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वो तुरंत इनकार कर देता है। हॉवेल उसे एक फुटेज दिखाता है जिसमें माया थी, वो अपने लोगों के साथ थी, और लोगों से मतलब वो रोबोट्स जिन्हें वो अपना परिवार मानती थी। हालांकि ये नामुमकिन था कि माया उस हादसे में बच जाती, मगर कर्नल का कहना था कि वो जिंदा है। अगर जोशुआ मिशन को पूरा करने में उनकी मदद करे तो वो उस औरत को पा सकता है, उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता है। ना चाहते हुए भी जोशुआ को उन पर विश्वास करना पड़ा। मिशन कुछ इस तरह था कि न्यू एशिया थाईलैंड में एक अंडरग्राउंड लैब का पता लगाया गया। निर्माता ने अपना गुप्त हथियार वहीं रखा था और शायद उन्हें निर्माता भी मिल जाए, क्योंकि जोशुआ पहले भी ऐसे खतरनाक मिशन का हिस्सा रह चुका है और वो न्यू एशिया में काफी रहा, इसलिए उसे रास्ते मालूम है और मशीनों के काम करने का तरीका भी। तो वो एक टीम को रास्ता दिखाएगा, आगे वो संभाल लेंगे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कर्नल अपने कुछ काबिल सैनिकों को लिए न्यू एशिया आती है, जिसमें जोशुआ भी शामिल था। खैर ये लोग एक पहाड़ी इलाके में लैंड करते हैं जहाँ मशीनें और इंसान मिलजुल कर रहते थे। ये अंडरग्राउंड लैब एक गांव के नीचे बनाई गई थी, जिसका रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। कर्नल ने पहले ही अपने सैनिकों को बता दिया था कि यहाँ के लोग पुलिस और मिलिट्री एआई का साथ देते हैं, तो अगर पकड़े गए हम कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए सार्जेंट मैकब्राइड वहाँ के लोगों को धमकाता है कि वो उन्हें लैब में जाने का रास्ता बता दे। एक बच्ची जो बहुत डर जाती है वो एक तरफ इशारा करती है, सिर्फ जोशुआ को ही उसकी बात समझ आई, इसलिए वो एक स्टैच्यू को घुमाता है और ऐसा करते ही जमीन में एक दरवाजा खुल जाता है। काफी सैनिक उस अंडरग्राउंड लैब में चले गए और बस कुछ ही बाहर रह गए। मिशन को पूरा करने के लिए ये काफी इंसानों को भी मार देते हैं। जोशुआ उनके काम में टांग नहीं अड़ाता, उसे बस माया की फिक्र थी, वो उस तक पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद ही वहां रोबोटिक पुलिस भेजे जाते हैं। हालांकि मैकब्राइड की टीम उस चैम्बर तक तो पहुंच गई थी जहां पर उस गुप्त हथियार को रखा गया था। कोड क्रैक करने में समय लग जाता। सभी सैनिक मदद के लिए बाहर आते हैं, सिर्फ जोशुआ अंदर रह गया। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले वो अंदर गया। उसे किसी खतरनाक चीज की उम्मीद थी, मगर वहां तो एक बच्ची थी, एक सिमुलेंट मशीन, एक बच्ची के रूप में। जोशुआ उसे शूट नहीं करता। वहां काम करने वाली एक इंडियन डॉक्टर उस बच्ची को बचाने आती है। वो जोशुआ को शूट करती है, मगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। वो डॉक्टर एक और दरवाजा खोलती है और उस बच्ची को जाने के लिए कहती है कि जाओ, भागो यहाँ से, अपने दोस्तों को ढूंढो, निर्माता के पास जाओ। उस डॉक्टर की बात मानकर वो बच्ची उस अंडरग्राउंड लैब से बाहर निकल आती है। बाहर काफी सैनिक मारे जाते हैं और मिशन पूरा नहीं हो पाता। अपने लोगों की मदद के लिए कर्नल खुद आती है और नोमैड को भी इस लोकेशन पर भेजा जाता है। वो इस अंडरग्राउंड लैब को पूरी तरह से नष्ट करने वाले थे। वो बच्ची जब बाहर आती है तो उसे बस मौत ही नजर आई। मशीनों और इंसानों के बीच एक खूनी लड़ाई। जोशुआ भी उसी रास्ते से बाहर निकल आता है। नोमैड उस जगह पर एक बॉम्ब पहनकर लैब को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। लैब के साथ साथ वो गांव और गांव में रहने वाले सारे इंसान भी मारे जाते हैं, मगर उन्हें बस अपने मिशन से मतलब था। कर्नल और मैकब्राइड समय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो नीचे ही रह गए। अगली सुबह जोशुआ की आंख एक नाव में खुलती है। उसे अपने बाकी साथियों को ढूंढना था और यहाँ के लोगों से बचकर निकलना था, मगर वो छोटी एआई बच्ची उसका पीछा कर रही थी। जोशुआ उसे जाने को कहता है, मगर वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक खेत से गुजरते हुए जोशुआ को शिपली नामी अपना एक जख्मी साथी मिल गया। उसे उठाकर पनाह लेने के लिए वो पास के घर में चला जाता है, क्योंकि आसपास रोबोटिक पुलिस और उनकी गाड़ियां थी। जोशुआ कर्नल से संपर्क करता है और बताता है कि वो हथियार मेरे पास है, मगर वो एक बच्ची है। कर्नल को हैरानी जरूर होती है, मगर वो जोशुआ को आदेश देती है कि तुम हथियार को नष्ट कर दो। एक बार फिर से जोशुआ उस बच्ची पर बंदूक तान देता है, मगर वो उसे मार नहीं पाता और तभी एक रोबोट वहां आता है जो जोशुआ को वार्निंग देता है कि वो अपनी बंदूक नीचे कर ले। असल में रोबोट्स का प्रोटोकॉल ही ऐसा बनाया जाता जिससे वो इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सके। ये रोबोट उस बच्ची के सामने बैठ जाता है, कहता है कि ये तो चमत्कार है,
निर्माता ने तुम्हें एक बच्चे के रूप में बनाया है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस अमेरिकन को मार दूंगा। क्योंकि उसके ये शब्द ट्रांसलेट हो रहे थे, इसलिए जोशुआ उसके इरादे समझ गया। दोनों ही बंदूक के लिए झुकते हैं और फिर गोली की आवाज सुनाई देती है। जोशुआ ने उसे पहले ही शूट कर दिया था। वो उस बच्ची से कहता है कि ये मरा नहीं, बस बंद हुआ है, वो इसे दोबारा ऑन कर देंगे। गोली की आवाज सुनकर सभी रोबोटिक पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। वो घर में ग्रेनेड फेंकते हैं, मगर एक कुत्ता वो ग्रेनेड मुंह में लिए वापस पुलिस वालों के पास फेंक देता है। जोशुआ शिपली और उस बच्ची को लिए कार में उस जगह से निकल जाता है। जोशुआ उससे नाम पूछता है, मगर वो जवाब नहीं देती। उसके शरीर पर ए लिखा था, इसलिए जोशुआ उसका नाम एल्फी रख देता है। एल्फी में कुछ अलग शक्तियां भी थी। वो बाकी मशीनों की तरह नहीं थी, वो बिना छुए किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को कंट्रोल कर सकती थी। ये बात जोशुआ ने नोटिस कर ली थी। उसे माया की तस्वीर दिखाता है कि क्या तुम इसे जानते हो, ये कहाँ है? तो एल्फी जवाब देती है कि ये डियांग में है। जोशुआ माया को ढूंढना चाहता था, इसलिए मिशन को साइड पर रख के वो एल्फी को लिए उसकी तलाश में निकल जाता है। वो एक फैमिली कार में उस गांव से निकलकर शहर में आता है। हालांकि बॉर्डर पर गार्ड्स उसे पकड़ सकते थे, मगर एल्फी अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती है। बीच रास्ते में शेपली की भी मौत हो गई, जिसे जोशुआ वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है। कर्नल और मैकब्राइड टारगेट की तलाश में थे, इसलिए उन्हें शिपली की लाश मिल जाती है। वो एक सिमुलेंट में उसकी यादें डाल देते हैं ताकि वो बता सके आखिरी समय पर क्या हुआ था। शिपली खुद को एक रोबोटिक शरीर में पाता है। वो काफी घबराया हुआ था, मगर मरने से पहले वो बता देता है कि टारगेट जोशुआ के पास है और वो शहर की तरफ गए हैं। शहर में ही जोशुआ का एक दोस्त था जिसने 5 साल पहले उसे मिशन दिया था, यानी माया से दोस्ती और फिर शादी करना। ये बड़ा प्लान था। असल में वो माया के पिता ही थे, वो निर्माता, मगर वो जोशुआ को कभी मिला नहीं। एल्फी को लिए वो एंड्रयू के पास आता है ताकि वो उसके दिमाग से निर्माता की जानकारी ले सके, मगर एंड्रयू बताता है कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसे एक मकसद के लिए बनाया गया है, ये दूसरे मशीनों को कंट्रोल कर सकता है। ये लगभग इंसानी बच्चे की तरह है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसकी शक्तियां भी बढ़ जाएगी। निर्माता ने इसे नोमैड नष्ट करने के लिए ही बनाया होगा। एंड्रयू ने जोशुआ को एक अंगूठी दी थी और वही अंगूठी जोशुआ ने माया को दी थी। वो एंड्रयू से पूछता है कि अगर वो जिंदा है तो तुम उसकी अंगूठी को ट्रैक करो, हो सकता है वो मुझे मिल जाए। जिस इमारत में ये लोग रुके थे उस रात हमला होता है। एंड्रयू की साथी मारी जाती है। हमले से पहले ही एंड्रयू ने उस अंगूठी को ट्रैक कर लिया था। एल्फी को लिए दोनों उसी बीच पर पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ नष्ट हो चुका था। यहाँ रेडिएशन लेवल भी काफी हाई था, इसलिए जोशुआ सूट पहनकर बाहर जाता है। अपने पुराने घर में उसे वो अंगूठी मिल जाती है, मगर माया नहीं। एल्फी और एंड्रयू गाड़ी में बैठे थे कि तभी एंड्रयू देखता है कि मशीनें यहाँ पहुंच गई है। वो जोशुआ को खबरदार करने जाता है, मगर उसे गोली लग गई। मरने से पहले वो जोशुआ को बताता है कि एक बात हमने तुमसे छुपाई थी, माया ही असल में निर्माता थी, उसके पिता नहीं। अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। एल्फी को लिए जोशुआ वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर मशीनें उसे पकड़ लेती है, जिसमें उसका एक पुराना साथी भी था, हेरोन। जोशुआ को बेहोश किया जाता है और अगली सुबह उसे एक नाव पर होश आता है। हेरोन उसके सामने था। जोशुआ के सिंथेटिक हाथ पैर ले लिए गए थे। वो जोशुआ को बताता है कि 20 साल पहले लॉस एंजलिस में जो हुआ वो एक इंसानी गलती थी, वो हमने नहीं किया था। हम शांति से रहना चाहते हैं, हम कभी भी युद्ध के हक में नहीं थे, मगर उन्होंने इसका इल्जाम हम पर लगा दिया। जोशुआ उससे विनती करता है कि मुझे एक आखिरी बार माया से मिलना है, मगर हेरोन बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पीछे अमेरिकन आएंगे और सब खत्म कर देंगे। वो अपनी गन निकालता है और जोशुआ को मारने ही वाला था कि बाहर से शोर सुनाई दिया। हेरोन बाहर आता है तो उनके बेस पर हमला हो चुका था। एल्फी नीचे आती है जहां जोशुआ उसे कहता है कि प्लीज मुझे आजाद कर दो। एल्फी उसकी मदद करती है, आजाद करती है जोशुआ को। वो नाव से कूद गया। हेरोन और बाकी एआई सैनिक ये देखते हैं तो उस पर गोलियां चलाते हैं, मगर जोशुआ उनके हाथों से निकल गया। बेस पर पहुंचकर ये एआई सैनिक देखते हैं कि अमेरिकन की तरफ से हमला हुआ है। कई रोबोट्स को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि ये एआई यहाँ के लोगों के लिए बहुत अहम थे। ये किसी के लिए माँ तो किसी के लिए पिता की जगह थे, और उन्हें कोना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था। जोशुआ नाव में छुपा इंतजार कर रहा था। वो एल्फी को लिए यहाँ से निकलना चाहता था।
रात को जब एआई सैनिक खुद को चार्ज कर रहे थे तो जोशुआ चुप कर वहां आता है और एल्फी को लिए वो एक नाव में वहां से निकलने का फैसला करता है। मगर कुछ ही देर में वहां अमेरिकन अपने विशाल आधुनिक टैंक से हमला कर देते हैं। क्योंकि वो बार बार जोशुआ को ट्रैक कर रहे थे, वो कत्लेआम मचा देते हैं। एआई सैनिक उनके आगे टिक नहीं पाते। जोशुआ एल्फी को लिए निकलने वाला था, मगर ये दरिंदगी देखकर छोटी एल्फी कहती है कि नहीं, हमें इन लोगों की मदद करनी है। जोशुआ नहीं मान रहा था, इसलिए एल्फी वहां से भाग जाती है। अमेरिकन एक बॉम्ब वाले रोबोट को भेज रहे थे जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता था और वो बेस के अंदर ही पड़ जाता। तब एल्फी उसके सामने जाती है, एक मशीन को रोकती है। सभी अपनी आंखों से ये चमत्कार देख रहे थे। कर्नल ये सब देखती है तो मैकब्राइड को भेजती है कि वो उस बच्ची को खत्म कर दे। जोशुआ भी एल्फी के लिए पहुंच गया। वो मैकब्राइड को शूट करता है, मगर एल्फी को गोली लग गई थी। ये देखकर के जोशुआ मशीनों के हक में लड़ रहा है। बाद में हेरोन उसे लिए अपने सीक्रेट लोकेशन पर निकल जाता है। वो जोशुआ को माया के बारे में बताता है कि तुम्हारी याद में उसने एल्फी को बनाया, वो तुमसे प्यार करती थी। पिता के मरने के बाद वही निर्माता बनी। वो इस युद्ध को खत्म करना चाहती थी। उसके साथ क्या हुआ ये हेरोन नहीं बताता, मगर ये लोग नेपाल के पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं। वहाँ जोशुआ को पता चलता है कि जब एल्फी ने कहा था कि माया ढियांग में है तो उसका मतलब हेवन यानी स्वर्ग था। माया पिछले 5 साल से कोमा में थी, ना वो ठीक हो सकती थी ना मर सकती थी। जोशुआ एक एआई मॉन्क से पूछता है कि तुम लोगों ने इसे इस दर्द से छुटकारा क्यों नहीं दिया, तो वो जवाब देता है कि हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है कि हम निर्माता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एल्फी को ठीक कर दिया गया था, वो अपनी माँ यानी माया के साथ चिपकी हुई थी। इतना सब होने के बाद अंत में जोशुआ इस बात को स्वीकार कर लेता है कि एआई में भी जज्बात होते हैं, वो सिर्फ मशीनें नहीं है। वो एल्फी को गले से लगाता है और खुद माया को इस दर्द से मुक्त कर देता है, उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करके। हालांकि ये उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला था। वहाँ दूसरी तरफ कर्नल होवेल इस बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, क्योंकि उसकी नजर में ये एक हथियार था जो कि सच था। इनका पीछा करते हुए वो यहाँ भी पहुंच गई। वो उस मंदिर में आती है जहाँ पर निर्माता यानी कि माया को रखा गया था। कर्नल जोशुआ को वार्न करती है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की, मगर मेरे अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए वो हथियार मुझे दो और तुम हीरो बनकर लौट जाओगे। जोशुआ समझाने की कोशिश करता है कि निर्माता नहीं रही, मगर चूंकि कर्नल उसके दिमाग का सारा डेटा ले सकती थी, इसलिए वो जोशुआ को पीछे हटने पर मजबूर करती है और माया के लाश से डेटा ले लेती है। तभी हेरोन आता है। वो एक गोली चलाता है, एक बॉम्ब जो कर्नल के साथ चिपक गया। ब्लास्ट होते ही वो और उसके सैनिक मारे जाते हैं। हाँ, हेरोन भी खत्म हो गया, मगर उसकी वजह से जोशुआ और एल्फी को भागने का मौका मिल जाता है। जोशुआ ने उस हार्ड ड्राइव को भी ले लिया जिसमें माया की सारी यादें थी। बाहर आते ही अमेरिकन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। एल्फी को उससे अलग कर दिया जाता है और जोशुआ उससे अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि अब इन दोनों में एक कनेक्शन बन गया था। फिर आगे जोशुआ सारे नियम तोड़कर एल्फी को बचाता है। जनरल जब जोशुआ को ये ऑफर करता है कि वो उनकी मदद करे ताकि एल्फी को स्टडी किया जाए, तो जोशुआ हाँ तो करता है, मगर एक प्लान के साथ। वो एल्फी को बचा लेता है। दोनों मिलकर एक शटल को हैक करते हैं और नोमैड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एल्फी की शक्तियां भी कमजोर है। अगर नोमैड को नष्ट करना है तो एल्फी को उसके करीब होना चाहिए था। इस बीच इन दोनों को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सैनिकों से लड़ना, अपनी जान बचाना, मगर एल्फी किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। जनरल ने आदेश दे दिए थे उन्हें सभी जगहों को तबाह करने के जहां आखिरी बचे एआई मौजूद थे, मगर एल्फी पूरे स्पेस स्टेशन को ही ऑफ कर देता है। एक्सप्लोसिवली ये जोशुआ मिसाइल्स के चैम्बर तक पहुंच गया था। इनके पास बस 10 मिनट थे निकलने के लिए। रास्ते में एल्फी को अपनी माँ यानी माया के बहुत से सिमुलेंट नजर आते हैं, जिसे देखकर वो काफी भावुक हो गई। वो हार्ड ड्राइव उसी के पास थी, इसलिए वो उनमें से एक को एक्टिवेट कर देती है। इस सब में देर हो गई और एल्फी शटल तक नहीं पहुंच पाई। जोशुआ पहुंच गया था, मगर एल्फी को बचाने एक बार फिर से वो स्टेशन में जाता है। शटल में आने का समय बहुत कम था, इनमें से सिर्फ एक ही बच सकता था, इसलिए अपना सेक्रीफाइस देकर जोशुआ
एलपी को वहां से एक पॉड में निकाल देता है। हालांकि इन दोनों में बहुत प्यार था, एलपी उसे खोना नहीं चाहती थी। आखिरी समय पर जोशुआ की मुलाकात माया के सिमुलेंट से होती है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। एलपी जमीन पर आ गई और इसी के साथ नोमैड में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो पूरी तरह नष्ट हो गया और न्यू एशिया में एआई जीत का जश्न मनाते हैं। एलपी जमीन पर पहुंची जोशुआ के लिए वो बहुत रोती है, मगर उसे खुशी भी थी कि अब उसके लोग आजाद हैं। और यहीं पर इस फिल्म का अंत। तो दोस्तों, ये थी साल 2023 की द क्रिएटर नामी फिल्म की कहानी। फिल्म में एक्शन बहुत है, बाकी इसके विजुअल्स बहुत ही कमाल के हैं। इस फिल्म ने ज्यादा पैसे नहीं कमाए मगर लॉस भी नहीं किया। क्रिटिक्स ने भी इसे पसंद किया। एआई पर बनाई गई ये काफी अच्छी फिल्म है। उम्मीद है हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और कहानी में।